हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों को। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो आप देख लेना, जो भी कुछ गलतियाँ होंगी माफ़ कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का आम। तो जो आम है, सिलेबस में बहुत वास्ट दिखा रहा है कि हाँ इतना सारा इसमें पढ़ना है आपका, होगा कि इतना सब है, बुक में भी बहुत ज़्यादा दे रखा है। बट आज हम एकदम कंसाइजली चीज़ों को पढ़ेंगे, आराम से, बिना किसी दिक्कत के। बहुत आसान है और कंटेंट भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। खुद देखिए आप, बस ये है अपना, बहुत कम कंटेंट है, उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है। तो चालू करते हैं, ठीक है। ये एकदम एनजीएसएम बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो सेकंड प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स हैं। और ठीक है, तो अब चालू करते हैं। तो सिलेबस का पहला पॉइंट है डेफिनेशंस। उसमें लिखा है कुछ डेफिनेशंस, वेरियस डेफिनेशंस के बारे में बताइए। तो हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं वो ये रही, ठीक है। तो बात करते हैं, जो अपनी पहली डेफिनेशन है, अम्यते पीड्यते स्रोतस समूह अनियनित्यामः। जो द्रव्य स्रोतसों के मार्ग में अवरोध पैदा करें उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आम होता है ये मेटाबॉलिक वेस्ट कह सकते हैं, इनको हम कोरिलेट करें मॉडर्न से। दैट मेटाबॉलिक वेस्ट दैट क्लॉग्स आवर बॉडी चैनल्स आर नोन एज आम, ठीक है। तो इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है, जठराग्नि की दुर्बलता से जिस अपक्व रस की उत्पत्ति होती है उसे आम कहते हैं। जब अपनी जठराग्नि जो होती है वो दुर्बल होती है, तो उसकी वजह से ना एक अपक्व रस की उत्पत्ति होती है, वही अपना आम है, ठीक है। अग्नि मंद हो जाती है, जो भी बॉडी के अंदर आहार रस आया उसको अच्छे से उसका पाक नहीं होता है, तो अग्नि दुर्बल है, तो उसकी वजह से आम रस की उत्पत्ति होती है। तीसरा, अग्नि का बल घट जाने से जो बॉडी में रस धातु होता है तो उसका अच्छे से पाक नहीं हो पाता, जिससे आमाशय में वातावरणीय दोषों से दूषित होने से आम रस की उत्पत्ति हो जाती है। या फिर विरुद्ध आहार विहार, स्निग्ध भोजन करने के तुरंत बाद व्यायाम करने से, कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कि कुछ भी खाना खा लिया, उल्टा पुल्टा खा लिया, उसके बाद एक्सरसाइज करने लग गए, इससे भी आम की उत्पत्ति होती है। ये आम आदक निदान है ये भी। और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बॉडी में आम बन रहा है, वो उन सबके ग्रहण करने से अपना आहार का सम्यक पाचन नहीं हो पाता और परिणाम स्वरूप आम बन जाता है। ये अपनी डेफिनेशंस हो गई। अगला टॉपिक जो सिलेबस में दे रखा है वो आम के कुछ टाइप्स और उनके बारे में, तो वो ये हैं। वैसे तो आम के खैर देखा जाए तो बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन हम जो सबसे कॉमन है साम और निराम, उसी को हम मान लेते हैं। जो साम क्या होता है कि जो आम कहाँ स्टमक में आम पड़ा रहता है, उसमें जब वातावरणीय दोष आके मिल जाते हैं, इससे क्या होता है कि जो भी आगे धातुएं बनेंगी, रसादी धातु बनेंगी, क्योंकि उन्हीं को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा अपना ये, ठीक है। तो उनको जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, ऐसा नहीं है न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा आम, तो ये समझ लीजिए कि आम तो बॉडी में बनना ही है। अगर ज़्यादा समय तक बना रहा तो दिक्कत करेगा, नहीं तो, क्योंकि अपनी बॉडी में आयुर्वेद के में डाइजेशन के 3 स्टेजेस बताए ना, सबसे पहला आम, फिर दूसरा पच्चे आम, तीसरा पक्व। तो आम क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेज डाइजेशन के जो आमाशय में जाके पड़ा रहता है वो आम बनता है, उसके बाद वो जाता है गृहिणी में, वो पच्चे आम होता है, और उसके बाद जब ये पक्वाशय में जाता है, इसको पक्व बोलते हैं, अपना डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जो साम है, आम और वातावरणीय दोष इसमें जब मिलते हैं, इससे रसादी दोष दूष्य जो होते हैं, दोष नहीं है दूष्य होगा, ये दूषित हो जाते हैं, इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं वो साम रोग के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो साम दोष के होते हैं 3, वात, सामवात, सामपित्त, सामकफ। तो सामवात के लक्षण हैं, विबंध होगा, वही अपना कॉन्स्टिपेशन, तोद होगा, सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी, आंत्रकूजन होगा, आंत्रों में सूजन आ जाएगी, आंत्रों में पेन होगा, और ड्राउजीनेस होगी, बॉडी में सूजन आ जाएगी, और अग्नि जो है वो मंद हो जाएगी। ये सामवात के लक्षण है। सामपित्त के देखें, दुर्गंध, ठीक है, बॉडी में दुर्गंध आएगी, अमरस खाने का मन करेगा, और गुरु और स्थिर गुण होता है सामपित्त का, तो अब वही गुरुता लगने लगेगी और स्थिरता आ जाएगी बॉडी में। और सामकफ जो होता है, इसके लक्षण होते हैं, सामकफ जो होता है ये सांद्र होता है, तंतुमान होता है, रेशेदार होता है, अस्वच्छ होता है, दुर्गंधित होता है। अब बात करते हैं साममल की। तो साममल जो होता है ये भी 3 तरह के होते हैं, सामपुरी, शाममूत्र, साम श्वेत। श्वेत के बारे में नहीं दे रखा है सिलेबस में, लेकिन हम थोड़ा अपने उससे पढ़ लेते हैं। तो जो साममल है, मतलब जो सामपुरीश है, इसमें क्या, इसके लक्षण इसमें क्या होता है कि अवरोधित मल आदि होता है, बहुत दुर्गंधित होता है, बहुत कम मात्रा में आता है। जो साममूत्र होता है, ये जो होता है इसमें प्रमेय के कुछ भेद होते हैं, जैसे कि उदक में, इक्षु में, सांद्र में, ये सब लक्षण हमें दिखेंगे। साम स्वेद में दुर्गंधित स्वेद आता है, और दुर्गंधित स्वेद आता है, और अपना ये पिच्छिल चिपचिपा स्वेद आता है बॉडी में। अब बात करते हैं निराम। निराम क्या होता है, निराम से वर्ड का मतलब क्या है,
जो वातादि दोष होते हैं, इसका जनरल मीनिंग निराम शब्द का अगर देखें, जनरल मीनिंग इसका ये होता है कि साम मतलब होता है साम मतलब सहित, आम सहित, और निराम मतलब ने मतलब नहीं, बिना आम के, तो ये निराम हो गया। इसमें क्या होता है कि जो वातादि दोष होते हैं और रसादि दोष होते हैं, जब इनमें आम मिल जाता है तो उत्पन्न दोष जो होते हैं, उत्पन्न रोग जो होते हैं, वो निराम रोग होते हैं। ठीक है। अब निराम दोष के 3 भेद होते हैं, निराम वात, निराम पित्त, निराम कफ। तो निराम वात जो होता है, इसके गुण होते हैं विशद होता है, रुक्ष होता है, मार्गों में अवरोध उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि इसमें आम नहीं, आम में से भी चिपचिपा होता है। ठीक है। और अपना रूट कॉज होता है सारी डिजीज़ का। ठीक है। आचार्य अष्टांग हृदय के हिसाब से रूट कॉज होता है सारी डिजीज़ का। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो निरामवाद जो होता है विशद होता है, रुक्ष होता है, मार्गों में अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, और अल्प वेदना होती है। ठीक है। वात है तो वेदना होगी लेकिन अल्प होगी, और स्निग्ध द्रव्यों से शमन हो जाता है इसका आसानी से बिना दिक्कत के, क्योंकि चिपचिपा नहीं है। और निराम पित्त जो होता है, इसके लक्षण होते हैं बॉडी में, निराम पित्त के लक्षण, निराम पित्त जो होता है बिना आम वाला, उसके लक्षण क्या होते हैं? अति उष्ण होता है, बल, रुचि और अग्नि में वृद्धि करता है, और तीक्ष्ण होता है। अब निराम कफ की बात करते हैं तो ये फेनयुक्त होता है, पिंडरूप होता है, निस्सार होता है और पांडुवर्ण का होता है। अब निराम पुरीश की बात करते हैं तो ये दुर्गंध रहित होता है और आसानी से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती करने में और इसकी प्रवृत्ति में, और बंधा हुआ आता है। और निराम मूत्र जो होता है सामान्य मात्रा में आता है, मूत्र करते समय पीड़ा नहीं होती है और उसका वर्ण भी सामान्य होता है। अब बात करते हैं आम के कुछ सामान्य लक्षण। तो आम के कुछ सामान्य लक्षण हैं। तो जो आम के सामान्य लक्षण होते हैं, पहला होता है विष्टम्भ। विष्टम्भ का मतलब होता है मलों को अवरोधित करना। ठीक है। जो आम होता है मलों को अवरोधित करता है, हमने पढ़ाई था अभी। और प्रसेक, एक्स्ट्रा सेलाइवेशन होता है। ठीक है। मुख से अधिक पानी आता है, लार ज़्यादा आती है। अर्थी का मतलब होता है उदर में वेदना होना, अपने स्टमक में कुछ पेन होता है। और दाह होता है, उदर में दाह होता है। और अपना अरुचि मतलब कि खाना खाने का मन नहीं करता, भोजन की अनिच्छा। और गौरव, शरीर में गुरुता हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग बात करें, एक टॉपिक तो अपना ये है, एक टॉपिक अपना है कोरिलेशन ऑफ आम विथ मॉडर्न साइंस। की मॉडर्न साइंस में हम किस चीज़ से कोरिलेट करेंगे। एनसीएसएम सिलेबस में, करिकुलम में एक चीज़ कॉमन है कि वो हर चीज़ में कोरिलेशन मांगते हैं मॉडर्न साइंस से, क्योंकि स्टैंड आउट करने के लिए हमें कोरिलेशन करना ही पड़ेगा, तो ये भी आपको पढ़ना ही है। बात करते हैं तो जो आम होता है आयुर्वेद में, ये कोरिलेट करता है टॉक्सिन्स से मॉडर्न साइंस के। ठीक है। अब जो टॉक्सिन्स है मॉडर्न साइंस में, वो 2 टाइप्स का होता है, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन्स। तो जो अपने एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपने एंजाइम्स, हार्मोन, मेटाबोलाइट्स जब अच्छे से फंक्शन नहीं करते, माल फंक्शनिंग। और एक्सोटॉक्सिन्स क्या होता है? बैक्टीरियल बाय प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम लोग प्रीबायोटिक लेते हैं, तो प्रीबायोटिक क्या होता है? बैक्टीरिया का खाना। तो जो लोग ज़्यादा प्रीबायोटिक लेते हैं तो वो लोग बैक्टीरिया को ज़्यादा खाना दे रहे हैं, उससे बॉडी में बैक्टीरिया जो है खुद को ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और अपनी संख्या बढ़ाएंगे, तो वो एक्सोटॉक्सिन्स हो जाएगा। ठीक है। तो बात करते हैं, तो आम इन आयुर्वेद कोरिलेट्स विद टॉक्सिन्स इन मॉडर्न साइंस, जैसे कि जिसमें आते हैं एंडोटॉक्सिन्स, मेल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स, और एक्सोटॉक्सिन्स, बैक्टीरियल बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो ये एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में, सिस्टम में, और इससे क्या होता है कि बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी ख़राब हो जाती है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो ये है कि अन्न रस पाचन के कुछ भी हम खाया, उसके बाद सबसे पहले अन्न रस की उत्पत्ति होती है, जो धातु, और यही आगे की धातुओं को पोषण प्रोवाइड करता है, अन्न रस। ठीक है। तो जब अग्नि कमज़ोर हो जाएगी तो क्या होगा? भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाएगा, उससे आम बन जाएगा। अब आम के निर्माण के बाद क्या होगा? जो स्रोतस होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, इससे मल संचय की स्थिति उत्पन्न होती है। अपनी बॉडी में कई प्रकार के स्रोतस होते हैं, जिनमें से एक मूत्रवाह, पुरीसवाह स्रोतस भी होते हैं। तो जब आम स्रोतसों को अवरुद्ध करेगा तो अन्नवाह, मूत्रवाह, जितने भी स्रोतस सबको अवरुद्ध करेगा। जब पुरीसवाह स्रोतस को अवरुद्ध कर देगा और मूत्रवाह स्रोतस को अवरुद्ध कर देगा और स्वेदवाह स्रोतस को अवरुद्ध कर देगा, इससे क्या होगा? बॉडी में मल संचय की स्थिति बन जाएगी और बॉडी में मल संचय होने लगेगा, और आम दोषों को विकृत करता है, जिससे दोष दृष्टि होती है। ये अपना चैप्टर था, और कोई भी दिक्कत हो आपको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मेरा पहला लेक्चर था, रिव्यू दे देना कैसा क्या है। धीरे धीरे करके हम और लेक्चर्स लाएंगे, बस थोड़ा सा इसको चैनल को शेयर कीजिए। नया चैनल है अभी, सारा सिलेंसिया पैटर्न पे हम बनाएंगे। ये क्रैश कोर्स टाइप का भी निकाल सकते हैं आप लोग कहें तो। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, बताना। ठीक है। और रिव्यू ज़रूर देना जो भी है अपना। ठीक है।